चैप्टर 5 के अगले भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उद्दीपक का स्वरूप। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस। आपने कुत्ते को देखा, कुत्ता क्या हुआ आपके लिए? स्टिमुलस हुआ। आपने किसी मोर को देखा, मोर क्या हुआ आपके लिए? स्टिमुलस हुआ, यानी वो उद्दीपक हुआ। ठीक है। आप किसी को भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो क्या है आपके लिए? स्टिमुलस। कोई चीज आपको गर्म लगी, क्या है वो? उद्दीपक है। ठीक है। कोई चीज आपको पसंद है, वो उद्दीपक नहीं है। ठीक है। ओके। हमारे आसपास के बाह्य परिवेश में मतलब बाहर विविध प्रकार के उद्दीपक पाए जाते हैं। उनमें से कुछ जैसे घर, जैसे अभी आपको बताया, जिसको आप देख सकते हैं, क्या है? एक उद्दीपक है। जबकि कुछ जैसे संगीत को क्या कर सकते हैं हम? मात्र सुन सकते हैं। बहुत से अन्य उद्दीपक भी होते हैं, जैसे हम सूंघ सकते हैं फूल की सुगंध, ठीक है, मोगरा, गुलाब, चमेली, अथवा उनका स्वाद ग्रहण कर सकते हैं जैसे मिठाई। तो इन सभी में क्या है? ये सभी क्या हुए हमारे लिए? उद्दीपक हुए। कई अन्य भी होते हैं जिनका हम स्पर्श कर अनुभव कर सकते हैं, जैसे कपड़े का चिकनापन, है ना, सूती कपड़ा है या कॉटन का कपड़ा है, ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा? उसको छूकर। ये सभी उद्दीपक क्या करते हैं? हमको अनेक प्रकार की सूचनाएं देते हैं। ठीक है, कि गर्म है, ठंडा है, अच्छा है, बुरा है। इन विविध उद्दीपकों से व्यवहार करने के लिए हमारे पास विशिष्ट ज्ञान इंद्रियां होती हैं। क्या होती है हमारे पास? ज्ञान इंद्रियां। तो अगर हमारे पास ज्ञान इंद्रियां हो नहीं हो तो क्या हम उद्दीपकों से व्यवहार कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियां हमारे लिए जरूरी है। मानव के रूप में हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? हमारे पास है 7 ज्ञानेंद्रियां। इन ज्ञानेंद्रियों को संवेदनग्राही, है ना, अथवा सूचना संग्राही तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये विविध स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त अथवा संग्रहित करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जो बाह्य जगत से सूचना एकत्रित करती हैं, जो बाहर से इकट्ठा कर रही हैं जानकारियां, इंफॉर्मेशन, वो कौन है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, आपकी जीभ एवं त्वचा। ये जो 5 है, कहां से इंफॉर्मेशन ले रही हैं? बाहर से। जहां हमारी आंखें मुख्यतः दृष्टि के लिए उत्तरदायी होती हैं, कान आपको मालूम है सुनने के लिए, नाक मालूम है सुगंध के लिए, घ्राण के लिए, जिह्वा जो मालूम है, जीभ आपकी स्वाद के लिए, त्वचा जो है स्पर्श, गर्मी, ठंडक और पीड़ा के अनुभव के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। गर्मी, ठंडक अथवा पीड़ा के विशिष्ट ग्राही, है ना, जो ये विशिष्ट ग्राही है, कहाँ होते हैं? हमारी त्वचा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। इन 5 बाह्य ज्ञान इंद्रियों के अतिरिक्त हमारे पास 2 गहन इंद्रियां भी होती हैं। एक होता है गति संवेदी और दूसरा होता है प्रगाण तंत्र। ये आपको बताएंगे आगे। इसमें क्या होता है? जैसे आपका आपका ये शरीर है, इसमें आपको महसूस होता है ना कि आपका पैर कहाँ पे है, आपका हाथ कहाँ पे है। आपको जो महसूस होता है वही क्या है? आपका गति संवेदी एवं प्रगाण तंत्र है, कि आपको मालूम है चीजें कहाँ पर है। ठीक है। आपको उनको देखने की जरूरत नहीं है कि हाथ मेरा जगह पे है या नहीं है, ठीक है, पाँव मेरा जगह पे है या नहीं है। वो जो आपको महसूस कराता है वो कौन कराता है? गति संवेदी एवं प्रगाण तंत्र। ये हमारे शरीर की स्थिति तथा एक दूसरे से संबंधित शरीर के अंगों की गति के विषय में सूचनाएं देती हैं। ठीक है। आपको हाथ कितना तेज घुमाना है, पैर कितने तेज घुमाना है ताकि आप गोल गोल घूमेंगे, इसके लिए क्या मदद करता है? हमारा गति संवेदी एवं प्रगाण तंत्र। तो 5 वो और 2 ये। इन 7 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के 10 उद्दीपक, कितने स्टिमुलस हुए? 10 को उनकी विशेषताओं के साथ पंजीकृत करते हैं। उदाहरण के लिए आप ध्यान देते हैं कि प्रकाश द्युतिमान है या धुंधला है ना, जो प्रकाश है बहुत ब्राइट है या डार्क है या ब्लर है, पीला है, लाल है अथवा हरा है, कौन से रंग का है। ठीक है। अगर हम साउंड की बात करें, ध्वनि की बात करें हम, तो ध्वनि के लिए क्या होता है? ध्वनि की हम बात करें तो मधुर है, अस्पष्ट है, कोई अच्छे से बोल रहा है, कोई खराब बोल रहा है, जैसे मैं खराब बोल रहा हूं, ध्यान भंग करने वाली। उद्दीपकों की ये विभिन्न विशेषताएं जो है भी हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पंजीकृत की जाती है। तो ज्ञानेंद्रियों का काम क्या है? इंफॉर्मेशन लेना और कहां भेजना? हमारे ब्रेन के पास। ठीक है। अब हम बात करेंगे संवेदन प्रकारताएं की। ठीक है। हमने देख लिया अभी तक क्या क्या देख लिया? संवेदना क्या होती है, अवधान क्या होता है, और तीसरा क्या होता है? कमेंट करके बताइए आप। ठीक है। इसको हमने लिंक कर लिया, तीनों क्या है? एक ही चीज है। उसके बाद हमने क्या देखा? 5 बाह्य, 2 आंतरिक। ये क्या हुए? ये हुए हमारे पास जो हमको क्या बताते हैं? उद्दीपक बताते हैं, ये कहलाते हैं ज्ञानेंद्रियां। ठीक है। अब हम बात करेंगे संवेदन प्रकारताएं की। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है हमें अपने बाह्य, बाहर मतलब एनवायरमेंट अथवा आंतरिक जगत के संबंध में मूल सूचना प्रदान करती हैं। किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा पंजीकृत किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव संवेदना कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय, आपकी आंख, आपका कान, ठीक है, द्वारा पंजीकृत
इसने कुछ देखा, इसने कुछ सुना, क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन पंजीकृत होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या हुई, स्टार्ट, पंजीकृत होना स्टार्ट हो गई। यह वस्तु का प्रारंभिक अनुभव संवेदना कहलाता है। ठीक है, आपको देखने के बाद कैसा लगा कि वो डार्क है या ब्राइट है, तो धुंधला है या प्रकाशमान है। ठीक है, या फिर जो आवाज है वो क्या है, बहुत तेज है या बहुत धीमी है। ठीक है, जिसके द्वारा हम अनेक भौतिक उद्दीपकों का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, भौतिक उद्दीपकों का पता लगाते हैं तथा उनका संकेतन करते हैं। संवेदना का संबंध उद्दीपक के गुणों जैसे कठोर है, गर्म, तीव्र तथा नीला के तात्कालिक मूल अनुभवों से होता है। ठीक है, जो एक ज्ञानेंद्रिय के समुचित उद्दीपन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। अलग अलग ज्ञानेंद्रिय क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार के उद्दीपकों से संबंधित होती है तथा विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति करती हैं। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय एक विशेष प्रकार की सूचना से संबंध स्थापित करने के लिए अति विशिष्ट होती है। ठीक है, तो आपकी जो कान है वो नाक का काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी जो आंख है वो क्या कर सकती है, वो कान का काम नहीं कर सकती है और ना ही नाक का काम कर सकती है। तो प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय क्या है, अपनी विशिष्टता है, वो इंफॉर्मेशन लेती है और आपके मस्तिष्क के पास भेज देती है। अतः इनमें से प्रत्येक को एक संवेदन प्रकारता के रूप में जाना जाता है। समझ गए आप, प्रत्येक को क्या जानते हैं हम, संवेदन प्रकारता के रूप में इनको जाना जाता है। अब देखते हैं आगे, उदाहरण के लिए बात करें हम तो उदाहरण भी दिया है। हमारी आंखें ऐसी चीजें नहीं देख सकती जो बहुत धुंधली हैं, बहुत ज्यादा ब्लर है, कैसे देख पाएंगे आप उसको, नहीं, अथवा बहुत द्युतिमान होती है। ठीक है, एक लिमिट है। इसी प्रकार हमारे कान बहुत धीमी है ना, जैसे जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो आवाज सुन जाते हैं बहुत धीमी भी, लेकिन हम नहीं सुन पाते। हम कितनी सुनते हैं, 20 से कितने हर्ट्ज तक, आप बताइए कमेंट करके। बहुत तीव्र ध्वनि नहीं सुन सकते। यही बात अन्य ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी लागू होती है। ठीक है, मानव के रूप में हम उद्दीपन मतलब स्टिमुलस के एक सीमित सीमा प्रसार में कार्य करते हैं। ठीक है, आप जब कभी करिए, आप पानी गर्म करिए। ठीक है, पानी गर्म करेंगे और इस पतीले को छुइएगा। जब आप छुएंगे तो क्या होगा, आपको हल्का, जब स्टार्टिंग में रखेंगे आप तो क्या होगा, हल्का सा गर्म लगेगा, आप उसको नॉर्मल पकड़ सकेंगे। ठीक है, लेकिन 10 मिनट बाद अगर आप उसको पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत तेज से जलन महसूस होगी। ठीक है, इसीलिए मानव के रूप में हम उद्दीपन के, ये जो स्टिमुलस है, के एक सीमित सीमा प्रसार में कार्य करते हैं। हमारे संवेदनग्राही के ध्यान में आने के लिए उद्दीपक में इष्टतम तीव्रता अथवा परिमाण होना चाहिए। ठीक है, तो आपने जब पकड़ा था इसको तो क्या होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और 6वें मिनट में वो इतना गर्म हो जाएगा कि आपको क्या होगा, आपका हाथ हटाना पड़ेगा। ठीक है, इष्टतम तीव्रता अथवा परिमाण होना चाहिए किसी भी संवेदना के लिए। ठीक है, संवेदनग्राही के ध्यान में आने के लिए आपका जो हाथ है, जो टच का महसूस होगा आपको, उसके लिए उद्दीपक एवं उनकी संवेदनाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन जिस विद्या शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम मनोभौतिकी कहते हैं, साइकोफिजिक्स। तो साइकोफिजिक्स भी पूछेगा आपसे, क्या है, उद्दीपक एवं उनकी संवेदनाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन। ठीक है, ध्यान में आने के लिए उद्दीपक का एक न्यूनतम मान अथवा वजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका एक न्यूनतम मान और वजन होना चाहिए। किसी विशेष संवेदी तंत्र को क्रियाशील करने के लिए जो न्यूनतम मूल्य अपेक्षित होता है उसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष सीमा या निरपेक्ष दहली। जब आपने 6वां मिनट क्या हुआ, आपका निरपेक्ष सीमा हुई है ना, निरपेक्ष दहली हुई। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और एब्सोल्यूट लाइमन, AL कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पानी के एक ग्लास में चीनी का एक कण डालें तो हो सकता है कि आपको उस पानी में मिठास का अनुभव ना हो। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लास है, इतना बड़ा ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है, और आप यहाँ पे शक्कर का एक कण इसके अंदर डाल देते हैं, क्या मीठा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक कण और मिलाने से भी हो सकता है कि स्वाद मीठा ना हो, आपने एक और डाल दिया तो भी मीठा नहीं होगा। लेकिन यदि आप एक एक कण डालते जाएं तो एक बिंदु ऐसा आएगा जब आप कहेंगे कि पानी अब मीठा हो गया। ठीक है, एक पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा, पानी हम कहते हैं मीठा हो गया। चीनी के कणों की वह न्यूनतम संख्या, मान लीजिए संख्या 20 है, जिससे हम पानी में मिठास का अनुभव करते हैं, उस मिठास की निरपेक्ष सीमा कहते हैं। तो इस पानी की निरपेक्ष सीमा कितनी होगी, 20 चीनी के छोटे छोटे कण। मतलब 20 कण डालने के बाद क्या होता है, हमको ये मीठा महसूस होने लगता है। ये आपने महसूस किया होगा कब, जब आपने कभी स्वयं के हाथों से बनाया होगा नींबू पानी। ठीक है, जब आप चीनी डालते हैं और आपको महसूस होता है कि नहीं अभी और मिठास की जरूरत है या नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ यह ध्यातव्य है कि निरपेक्ष सीमा निश्चित बिंदु नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आप कम मिठास पसंद करते हो तो आपके लिए 20 में काम हो जाए, कोई ज्यादा मिठास करता हो तो उसके लिए 25 में। सीमा निश्चित बिंदु नहीं होती, बल्कि यह व्यक्तियों की आंगिक दशाओं एवं उनकी अभिप्रेरणात्मक स्थितियों के आधार पर विशेष रूप से सभी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों में बदलती रहती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है तो क्या होगा, उसको 10 कण में ही
मिठास आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उसका मूल्यांकन हमें कई प्रयासों के आधार पर करना चाहिए। 50% अवसरों पर चीनी के कणों की जिस संख्या से पानी में मिठास का अनुभव हो सकता है वह मिठास की निरपेक्ष सीमा होगी। ठीक है, मोस्ट केसेस में क्या होगा, जब हम मिठास की महसूस करने लगेंगे तो क्या कहलाएगा, वो निरपेक्ष सीमा कहलाएगा। यदि आप चीनी के और कणों को मिलाएं और मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, इसकी संभावना अधिक है कि पानी प्रायः मीठा ही बताया जाएगा, ना कि सादा। तो अब क्या होगा, उस नींबू पानी में आपने इतनी शक्कर मिला दी कि अब नींबू चला गया, पानी चला गया, अब क्या हो गया, सिर्फ वो मीठा ही मीठा महसूस हो रहा है। ठीक है, मीठा ही बताया जाएगा, ना कि सादा। इसीलिए हमारे लिए जैसे सभी उद्दीपकों को जान पाना संभव नहीं होता, वैसे ही समस्त प्रकार के उद्दीपकों के मध्य अंतर कर पाना भी संभव नहीं होता। यह जानने के लिए कि दो उद्दीपक एक दूसरे से भिन्न है, उन उद्दीपकों के मान में एक न्यूनतम अंतर होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है, न्यूनतम अंतर। दो उद्दीपकों के मान में न्यूनतम अंतर जो उनकी अलग पहचान के लिए आवश्यक होता है, क्या कहते हैं, भेद सीमा और भेद दहली। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले देखा हमने निरपेक्ष सीमा जब कितनी थी, 20, और यहाँ पे क्या हुआ, भेद दहली, भेद सीमा। ठीक है, तभी क्या कर सके हम, दो उद्दीपकों के मान में न्यूनतम अंतर, उनको क्या ढूंढना है, न्यूनतम अंतर ढूंढना है जो क्या करेगा, उनकी अलग पहचान के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, समझने के लिए हम देखते हैं चीनी पानी का उदाहरण फिर से देखते हैं। चीनी पानी वाले प्रयोग को दोहरा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, चीनी के कुछ कणों को मिला देने के बाद सादा पानी मीठा लगने लगता है, 20 कण। आइए इस मिठास को याद करें, 20 कण की जो मिठास थी वो। अगला प्रश्न है, पानी में चीनी के कितने और कण मिलाने की आवश्यकता होगी जिससे मिठास के पिछले अनुभव से भिन्न अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, आपने क्या किया, नींबू पानी में आपने मिलाए थे कुछ कण, उसके बाद क्या हुआ, और कितनी शक्कर आप डालेंगे कि क्या हो, उसकी मिठास और बढ़ जाए। चीनी का एक एक कण पानी में डालें और प्रत्येक बार पानी का स्वाद चखें, जैसा आप करते हैं। कुछ कणों को मिलाने के बाद आप अनुभव करेंगे कि अब पानी की मिठास पूर्व मिठास से अधिक है। ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल हुआ। पानी में मिलाए गए चीनी के कणों की संख्या जिससे मिठास का अनुभव पूर्व में हुए मिठास के अनुभव की तुलना में 50% अवसरों पर भिन्न हो तो उसे मिठास की क्या कहेंगे, हम भेद दहली कहेंगे। ठीक है, तो 20 क्या कहलाएगा, आपकी निरपेक्ष दहली, निरपेक्ष सीमा, और 50 क्या कहलाएगा, मतलब 35 क्या कहलाएगा, आपकी कहलाएगी भेद दहली। 35 क्या कहलाएगी, भेद दहली, क्योंकि यहाँ पे जो मिठास आप महसूस कर रहे थे वो मिठास क्या हो चुकी है, अब बढ़ चुकी है ना। तो ये क्या हुई, न्यूनतम डिफरेंस जो हमने बात की थी उसकी बात हो रही है। इस प्रकार भौतिक उद्दीपक में वह न्यूनतम परिवर्तन जो 50% प्रयासों में संवेदना भिन्नता कराने में सक्षम है उसे क्या कहेंगे, हम भेद सीमा कहेंगे। ठीक है, अब तक आप समझ गए होंगे कि विविध प्रकार के उद्दीपकों की निरपेक्ष दहली एवं भेद दहली को समझे बिना संवेदना को समझना संभव नहीं है। ठीक है, परंतु संवेदना को समझने के लिए इनको समझना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इनको समझ के संवेदना समझ जाएंगे। संवेदी प्रक्रियाएं, आप सेंस जो महसूस करते हैं, केवल उद्दीपकों की विशेषताओं पर ही निर्भर नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियां, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ज्ञानेंद्रियां एवं इन्हें मस्तिष्क के भिन्न भिन्न केंद्रों से जोड़ने वाली तंत्रिका मार्ग भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। अगर मान लीजिए पतीला गर्म था, आपने इसको छुआ, ठीक है, इतना ही नहीं संवेदना महसूस कराएगा। संवेदना कैसे महसूस होगी, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, आपके जाएगी है मस्तिष्क तक। ठीक है, पूरी कहानी आपकी ज्ञानेंद्रिय से कहां तक पहुंची, आपके मस्तिष्क तक, उसकी बात हो रही है। एक ज्ञानेंद्रिय उद्दीपक ग्रहण करती है तथा विद्युत आवेग के रूप में उसका संकेतन करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में ध्यान में आने के लिए इस विद्युत आवेग का, है ना, गर्म छुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना स्टार्ट हुआ, का मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक पहुंचना आवश्यक होता है। अगर मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा गर्म है या ठंडा है। ग्राही अंग, दूसरे तंत्रिका मार्ग या संबंधित मस्तिष्क क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक दोष या क्षति संवेदना के आंशिक अथवा पूर्ण लोप का कारण बन सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए संवेदना किस प्रकार से काम करती है। आपकी ज्ञानेंद्रियों से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, आपके दिमाग तक जाती है। आपने क्या देखा, निरपेक्ष दहली देखी और आपने देखी भेद दहली, न्यूनतम और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे यूपीएससी वालों को यहीं तक देखना है, नेट वाले जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। यूपीएससी वाले अगला लेक्शन देखेंगे चैप्टर 5 से। ठीक है, 3-4 खाली नेट वालों के लिए है, यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उनके पास समय है तो देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।